हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 012 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर F। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के बारे में पूछ रहा है और डायग्राम बनाने के लिए भी बोल रहा है। तो देखिए इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग क्या होता है। Instruction pipelining is a technique used in computer architecture to increase the instruction throughput by overlapping the execution of multiple instructions. It's allow the CPU to process several instructions simultaneously, thus improving overall performance. ठीक है, तो देखिए इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग क्या होता है, एक टेक्निक होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, जिससे क्या करते हैं हम लोग, जो सीपीयू का जो इंस्ट्रक्शन पावर मतलब उसकी जो क्षमता है ना काम करने की, उसको स्पीड कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं, ओवरलैप कर देते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को, यानी कि एक के बाद दूसरा कम करने की बजाय एक के बीच में ही दूसरा काम को शुरू कर देना है ना। मान लीजिए A to B काम कर रहा है, तो A to B को पूरा कंप्लीट होने से पहले ही, यानी कि उसके बीच में ही B to C जो काम जो है उसको शुरू कर देना, तो वो होता है ओवरलैपिंग। इससे क्या होता है कि हम लोग का जो CPU क्या होता है, वो एक बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली कर लेता है, यानी पहला में भी कर रहा, दूसरे में भी, तीसरे में, एक साथ हम लोग 3-4 काम को CPU कर पाता है। इससे क्या होता है, हम लोगों का CPU का स्पीड बढ़ जाता है और उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम से हम लोग देखते हैं इसको कैसे होता है। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का काम, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले होगा फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, यानी कि जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिला है तो पहले उसको फेच कर लेना, यानी कि ले लेना। उसके बाद फिर है उसको डिकोड इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, यानी कि फिर वही जो उसको इंस्ट्रक्शन मिला है उसको डिकोड करना कि भाई काम करना क्या है, मतलब क्या इंस्ट्रक्शन मिला कि क्या करना है तुमको, समझा। पहले तो एक्सेप्ट कर लिया इंस्ट्रक्शन, उसके बाद उसको क्या डिकोड करना कि काम है क्या। उसके बाद देख लो ब्रांच चेक करना है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। मान लीजिए ब्रांच नहीं है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, वही फेच ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी। अब उस काम को करने के लिए, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन मिला है उसको करने के लिए हम लोगों को क्या क्या मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम लोग मतलब क्या क्या ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या ऑपरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम लोग मेमोरी से ले लेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी काम करना है उस पर शुरू हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कोई इंटरप्ट आया मतलब काम कर रहे हैं, उसके बाद कोई इंटरप्ट आया मतलब कि कोई प्रॉब्लम आई है या फिर कुछ भी ऐसा, तो अगर इंटरप्ट नहीं आया है तो फिर वापस से दूसरा इंस्ट्रक्शन पे शुरू हो जाएंगे कि भाई वही दूसरा इंस्ट्रक्शन मेरा, फिर उसको डिकोड करेंगे क्या इंस्ट्रक्शन है, फिर वही उसमें जो भी उसका ऑपरेंड है उसको ले लेंगे, फिर वही काम करना शुरू कर देंगे। इंटरप्ट आप लोग को पता है क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपकी पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता है। इंटरप्ट मतलब कि मान लीजिए कि किसी तरह का एरर आ गया या फिर काम कंप्लीट हो गया, मान लीजिए एक ही हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिला था तो इंटरप्ट थ्रो करेगा, है ना, ये काम। उसके बाद वही CPU पे जाएगा, वही काम हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इंटरप्ट हुआ, तो इंटरप्ट होगा तो वो क्या चाहेगा, इंटरप्ट हैंडलर के पास जाएगा। इंटरप्ट हैंडलर क्या करेगा, चेक करेगा कि ये इंटरप्ट मिला क्या है, कंप्लीट टास्क वाला मिला या फिर किसी तरह का एरर है, तो वो सब क्या करेगा हम लोग का इंटरप्ट हैंडलर संभाल लेगा। तो जब मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन मिला था, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये पूरा काम हो चुका है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन हो गया, सब काम कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, इंटरप्ट आएगा, इंटरप्ट फिर भी थ्रो होगा कि हाँ भाई काम कंप्लीट हो गया, तो इंटरप्ट हैंडलर उसको चेक करेगा, बोलेगा कि हाँ भाई ओके चलो काम कंप्लीट कर लिया तुमने। तो इससे क्या करेगा, फिर वो PC को अपडेट कर देगा कि हाँ भाई ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट, PC को अपडेट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, एम्प्टी पाइप, ये जो पाइप हम लोग का पूरा चल रहा था फेच करने का, डिकोड करने का, उसको पूरा एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा, और वापस से नेक्स्ट वाले के लिए इंस्ट्रक्शन पे शुरू हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का काम करते हैं। अब देखिए ये ब्रांच क्या होता है, तो देखिए जब हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन काम करने लगते हैं ना, अब मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन मिल गया मेरे को, उसको मैंने फेच कर लिया, उसको डिकोड कर लिया, लेकिन उसी बीच में हम लोगों को आ गया कि नहीं भाई ये काम नहीं करना है, दूसरा काम करना है, समझे। तो यानी कि ब्रांचिंग हो गया, यानी कि ये वाला नहीं करना है हमको, दूसरा तरह का काम करना है। तो ये ब्रांचिंग जो आ जाता है ना, तो ब्रांच आ जाना मतलब कि वापस से हमको इंस्ट्रक्शन को फिर से कैच करना है, समझे। तो हम लोग को क्या करना होगा, जैसे ही ब्रांचिंग मान लीजिए हाँ भाई ब्रांचिंग हो गया, कुछ नया आ गया है, तो हम लोग को क्या करना होगा, PC को अपडेट कर देना होगा कि भाई नया काम आ गया, नए सिरे से शुरू करना होगा। उसके बाद हम लोग PC को अपडेट करेंगे, वो जो हम लोग का पाइप है, ये जो पूरा पाइपलाइन चल रहा है उसको खाली करेंगे, और उसके बाद वापस से जो नया इंस्ट्रक्शन आया उसको लेंगे, समझे। तो इस तरह से हम लोग का इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग काम करता है। अब इसमें आप लोग देखिए कैसे काम करेगा। पहले क्या होगा, फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच किया मतलब लिया, उसके बाद वही डिकोड करेगा उस इंस्ट्रक्शन को काम क्या है। उसके बाद करेगा कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, यानी कि उसको काम करने में कितना एड्रेस लगेगा वगैरह वगैरह। उसके बाद फेच द ऑपरेंट फ्रॉम मेमोरी, ऑपरेंट से मेमोरी मतलब जो भी ऑपरेंट ले लेगा मेमोरी से जो जो ज़रूरत है उसको। उसके बाद फिर वही एग्जीक्यूट कर देगा इंस्ट्रक्शन को।
और उसके बाद क्या करेगा, स्टोर द रिजल्ट इन द प्रॉपर प्लेस। ठीक है, तो ये सब काम हम लोग का यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेगा, इंटरप्ट होगा, काम कंप्लीट होगा, इंटरप्ट हैंडलर ओके वाला काम को स्टोर करके रख लेगा। समझे? तो इस तरह से हम लोग का ये इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग काम करता है। बहुत ही सिंपल चीज़ था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आशा करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, ये जो एग्जीक्यूशन आता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन का, तो मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन मिला तो उसको सबसे पहले क्या कर रहा है, फेच कर रहा है ना, फिर डिकोड कर रहा है, फिर एग्जीक्यूट कर रहा है, ऐसे मान के चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए हम लोग का ए और बी काम है, ए टू बी काम है, तो उसमें क्या किया, पहले फेच किया, फिर डिकोड किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया। तो मल्टीपल में क्या होगा, मान लीजिए फेच कर लिया, ए टू बी जो काम करना है उसको फेच कर लिया, यानी कि ले लिया, तो अब क्या करेंगे ना, फेच वाला यहाँ पे रुके नहीं रहेगा, फेच का तो काम नहीं है, तो वो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए बढ़ जाएगा। समझे? यानी दूसरे काम के लिए बढ़ गया। तो बी टू सी वाला है, तो अब क्या करेगा, बी टू सी में उसको फेच कर लेगा। समझे? और उधर फेच टू एग्जीक्यूट मतलब डिकोड, तो ए टू वाले में क्या होगा, डिकोड काम करेगा। जैसे फिर डिकोड का काम वहाँ पे खत्म हुआ, वो नीचे आ जाएगा, बी टू सी वाले पे डिकोड करेगा। इस तरह से साइमल्टेनियसली काम चीज़ें होता है। समझे? तो इसलिए हम लोग का ये ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, और ये होता है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल था। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर डिफरेंट सेगमेंट रजिस्टर इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ईच दिस रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है कि सेगमेंट क्या क्या होते हैं, मतलब सेगमेंट रजिस्टर क्या क्या होता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, द 8086 माइक्रो प्रोसेसर यूज 4 सेगमेंट रजिस्टर्स टू मैनेज मेमोरी एक्सेस। These registers hold the base addresses of a different memory segments। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग का जनरली 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 4 सेगमेंट रजिस्टर होते हैं जिससे मेमोरी हम लोग का मैनेज किया जाता है। और ये क्या करता है, हम लोग का बेस एड्रेस डिफाइन करके रखता है, रजिस्टर मतलब एक्सेस करके रखता है डिफरेंट मेमोरी सेगमेंट का। समझे? तो ये हो गया हम लोग का एड्रेस को स्टोर करने के लिए होता है मेमोरी, मतलब डिफरेंट मेमोरी सेगमेंट का। तो अब देखिए यहाँ पे वो 4 कौन कौन से। पहला तो है कोड सेगमेंट रजिस्टर, जिसको कहते हैं CS रजिस्टर। ठीक है, तो इसका पर्पस देख लेते हैं। मैंने एकदम अच्छे से बताया, बेसिक पॉइंट लेके। आप देखिए, इसको लिखने का तरीका आप अपने हिसाब से अलग कर सकते हो, लेकिन ये पूरा मैंने प्रॉपर वे में बता दिया है। समझे? तो देखिए कोड सेगमेंट, तो इसका पर्पस है स्टोर द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी सेगमेंट कंटेनिंग द करेंट एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम कोड। ठीक है, या फिर इंस्ट्रक्शन बोलिए या कोड बोलिए, कुछ भी। तो इस कोड सेगमेंट का क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो हम लोग को काम करना है, यानी कि करेंटली कोई काम करना है, उसका मेमोरी को स्टोर करके रखना। समझे? एग्जाम्पल के लिए समझिए, इमेजिन यू प्रोग्राम कोड स्टार्ट एट मेमोरी लोकेशन। ये हम लोग का मेमोरी लोकेशन है, आप कुछ भी कर सकते हो, 1000H मैंने लिख दिया है, 0 × 1000। ठीक है, द CS रजिस्टर वुड होल्ड द वैल्यू ऑफ 0 × 1000 सेगमेंट बेस्ड रजिस्टर। व्हेन द प्रोसेसर नीड टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इट ऐड एन ऑफसेट एड्रेस विद इन द सेगमेंट टू द CS बेस एड्रेस टू लोकेट इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। तो देखिए, कोड सेगमेंट में क्या होगा, जो काम हम लोग को करना है, जो हम लोग को करेंटली काम करना है, कोई प्रोग्राम है, मान लीजिए सम करने का प्रोग्राम है, तो उसमें हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, इंट A फिर B, उन दोनों को ऐड करेंगे। तो कोड सेगमेंट क्या करेगा, ये जो हम लोग पूरा प्रोग्राम लिखे, इसका एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। और ये मान लीजिए एग्जाम्पल में, मान लीजिए ये लोकेशन इतना पे है हम लोग का। ठीक है, तो ये हम लोग का कोड रजिस्टर क्या करेगा, यही वाला एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। और मान लीजिए अगर प्रोसेसर को कभी फेच करना रहता है इंस्ट्रक्शन को या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, तो ये एक ऑफसेट भेजेगा। ठीक है, यानी कि ऑफसेट मतलब क्या, किसी और जगह का, मतलब कोई और प्रोग्राम है जो है, मतलब बाद में 4 लाइन 5 लाइन के बाद में। ठीक है, वही एड्रेस विद इन द सेगमेंट, यानी कि उसी सेगमेंट के अंदर मान लीजिए ऑफसेट मतलब किसी और का एड्रेस को बताना कि भाई यहाँ से उस जगह पे जाने में आपको कितना स्टेप लगेगा। समझे? तो ये होता है ऑफसेट टू द CS बेस एड्रेस टू लोकेट इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। इससे क्या होगा, इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना, तो उसी को कहते हैं ऑफसेट, यहाँ से वहाँ पे भेजना। तो वही हो गया कोड सेगमेंट। समझ गया आप लोग, एड्रेस रखता है जो हम लोग को काम करना है प्रोग्राम को। उसके बाद आता है डेटा सेगमेंट। देखिए, ये कोड सेगमेंट हो गया जिसमें कोड रहता है स्टोर। डेटा सेगमेंट आप लोग को पता होगा, डेटा रहेगा, सिंपल। तो DS स्पेसिफाई द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द डेटा सेगमेंट वेयर प्रोग्राम डेटा सच एज वेरिएबल एंड एरे आर स्टोर्ड। समझे? तो डेटा सेगमेंट में डेटा स्टोर होता है, जैसे कि हम लोग इंटीजर A ले लिए, इंट A ले लिए, तो A कहाँ स्टोर है, A = 5। समझे? तो डेटा, तो A = 5 ये कहाँ पे स्टोर है, उसको हम लोगों का डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है, यानी कि वेरिएबल को स्टोर करता है या फिर एरे को स्टोर करता है। समझे? इसका एग्जांपल, लेट्स से योर प्रोग्राम हैज़ वेरिएबल डिक्लेयर एट मेमोरी लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ये।
ठीक है। मान लीजिए हम लोग का एक मैंने वेरिएबल बनाया है ए नाम का, उसका मेमोरी लोकेशन ये है, तो द DS रजिस्टर वुड होल्ड द वैल्यू ऑफ इसका, यानी कि ये एड्रेस पे जो वैल्यू है, यानी कि A = 5 जो है, तो 5 जो है हम लोग का वो किसी एड्रेस पे होगा, समझे, वो एड्रेस ये है। तो इसका वैल्यू को, यानी कि इस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है, तो 5 वैल्यू है, तो डेटा सेगमेंट क्या करेगा, उसी 5 को स्टोर करके रखेगा, समझे। टू एक्सेस अ वेरिएबल द प्रोसेसर एड्स द वेरिएबल ऑफसेट विद इन द डेटा सेगमेंट टू द DS बेस रजिस्टर। अब वही अगर हम लोग को एक्सेस मतलब वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो वही वेरिएबल क्या ऑफसेट भेजेगा कि भाई यहाँ पे डेटा है, मतलब यहाँ इस एड्रेस पे डेटा है, जा ले ले, तो वही ऑफसेट भेजना मतलब स्टेप बताना कि यहाँ से उस एड्रेस पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, यानी जहाँ पे वो 5 स्टोर है, समझे। तो डेटा में क्या होता है, वही हम लोग का क्या होता है, ये सिंपल है, वेयर प्रोग्राम डेटा सच एज वेरिएबल एंड एरे आर स्टोर। मेन चीज़ है यही कि जहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम का डेटा, जैसे कि कोई वेरिएबल हो गया, कोई एरे हो गया, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो होता है डेटा सेगमेंट में। ओके, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेगमेंट, जिसको बोलते हैं ES रजिस्टर भी। तो देखिए पर्पस इसका क्या होता है, प्रोवाइड्स एन एडिशनल सेगमेंट रजिस्टर फॉर ऑप्शनल यूज, इट कैन बी यूज टू स्टोर डेटा और कोड इन अ सेपरेट मेमोरी सेगमेंट। ये होता है एक्स्ट्रा सेगमेंट, नाम से ही पता चल रहा है, एडिशनल स्पेस देता है, रजिस्टर देता है, मतलब सेगमेंट रजिस्टर होता है, एडिशनल होता है, जिसमें हम लोग ऑप्शनल यूज़ करके रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा डेटा है जिसका हम लोग को कम यूज़ करना है, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेगमेंट पे रख सकते हैं, और ये अपना सेपरेट मेमोरी लेता है, इसमें सेपरेट अपना काम होता है। इसमें भी हम लोग स्टोर डेटा या फिर कोड को हम लोग स्टोर कर सकते हैं एक्स्ट्रा सेगमेंट पे। ओके, उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यू माइट यूज़ द ES रजिस्टर टू होल्ड अ फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा स्ट्रक्चर allowing faster access by utilizing a separate segment. However, using ES is less common than CS and DS. तो एक्स्ट्रा सेगमेंट में आप ऐसा डेटा को रख सकते हो जो बार बार यूज़ हो रहा है ना। आप देखोगे कि भाई ये वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है इसका बार बार यूज़ हो रहा है, तो आप इसको एक्स्ट्रा सेगमेंट पे रख दोगे और यहीं से आप डायरेक्ट एक्सेस कर लोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एक्सेस फास्ट हो जाएगा। पर इसका कम यूज़ बहुत कम ही होता है ना, ये डेटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट के मुकाबले। तो वही लिखा है, समझे। उसका देखिए स्टैक सेगमेंट, तो बोलते हैं इसको SS सेगमेंट भी रजिस्टर। तो पर्पस देखिए, इट इज़ यूज्ड फॉर एड्रेसिंग स्टैक सेगमेंट ऑफ द मेमोरी। द स्टैक सेगमेंट इज दैट सेगमेंट ऑफ अ मेमोरी विच इज़ यूज्ड टू स्टैक डेटा। तो ये स्टैक सेगमेंट नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल समझिए, स्टैक के डेटा को स्टोर करने, जो जहाँ पे स्टोर होता है उसको कहते हैं स्टैक रजिस्टर या फिर SS रजिस्टर। यानी कि स्टैक मतलब एक टाइप होता है, तो मतलब स्ट्रक्चर होता है स्टैक, तो स्टैक का जो डेटा जहाँ पे स्टोर होता है उसी को कहते हैं स्टैक सेगमेंट। एग्जाम्पल, द स्टैक माइट स्टार्ट एट मेमोरी लोकेशन, ये हाईएस्ट मेमोरी एड्रेस इसको कहते हैं। द SS रजिस्टर वुड हैव होल्ड, यही वाला स्टैक सेगमेंट क्या करेगा, ये वाला एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। स्टैक ऑपरेशन पुश एंड पॉप यूज द SS रजिस्टर बेस एड्रेस विद एन ऑफसेट टू एक्सेस द टॉप ऑफ द स्टैक। अब देखिए स्टैक में क्या होता है ना, स्टैक बहुत सारे ग्रुप, मतलब उसका एड्रेस जो लंबा हो सकता है, क्योंकि उस स्टैक में बहुत सारी चीज़ होती है। स्टैक मतलब आप समझ सकते हो, आप एक बॉक्स जिसके अंदर आप बहुत सारे वेरिएबल रख सकते हो, तो वही हो गया स्टैक। तो इसमें भी स्टैक में क्या होता है कि इसका भी मेमोरी को स्टोर करके रखेगा कि भाई ये स्टैक जो है ये इस पर्टिकुलर जगह पे है। अब इसके अंदर कौन कौन सा वैल्यू कहाँ पे है, तो उसको हम लोग ऑफसेट के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑपरेशन किया जाता है पुश का, है ना, यानी कि स्टैक के अंदर कोई वैल्यू को डालना है तो उसको पुश करते हैं, और अगर उसके अंदर से स्टैक से वैल्यू निकालना है तो उसको पॉप कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग का क्या होता है, ऑफसेट के जरिए होता है कि भाई ये वाला वैल्यू को निकालना है ना, तो स्टैक के अंदर इस एड्रेस पे चले जा, इस एड्रेस पे ये वाला वैल्यू है, तो इसका काम क्या होता है, ऑफसेट का, यानी कि वही। और ऑफसेट से ही हम लोग टॉप यानी कि स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट तक पहुँच सकते हैं। अगर हम लोग को पॉप करना होता है तो स्टैक में टॉप से ही होता है, समझे। तो स्टैक को आप एक कंटेनर की तरह समझिए, आपने कंटेनर के अंदर 1 बॉल डाला, 2 बॉल डाला, 3 बॉल डाला, 4 बॉल डाला, तो आप जब पॉप करोगे तो सबसे लास्ट में जो डाला है उसको पहले निकाल सकते हो, है ना, वही वाला सिस्टम है स्टैक। तो यही हो गया हम लोगों का रजिस्टर के बारे में जितना तरह का। तो कोड सेगमेंट हो गया, डेटा रजिस्टर हो गया, एक्स्ट्रा सेगमेंट हो गया, स्टैक सेगमेंट हो गया। तो ये था हम लोगों का कितना डिफरेंट सेगमेंट रजिस्टर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो ये कैसे कह रहा है, व्हाट इज़ इंटरप्ट int21H इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर, एक्सप्लेन इट यूज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है कि इंटरप्ट int21H क्या होता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। तो चलिए देखते हैं। तो int21H जिसको कहते हैं हम लोग इंटरप्ट 21H is a software interrupt in 8086 microprocessor that allow program to interact with the operating system or perform various input-output operation.
It's initially a mechanism for a program to request specific service from the OS without knowing the underlying details of how those services are implemented. तो देखिए INT21H होता है ना, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है 80X माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जो प्रोग्राम को अलाउ करता है कि वो इंटरेक्ट कर दे ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए INT21H होता है। और ये वेरियस ऑपरेशन करता है, जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो गया, है ना। और इसमें क्या होता है, इनिशियली मैकेनिज्म फॉर प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट स्पेसिफिक सर्विस फ्रॉम दी OS। और मान लीजिए ये OS मतलब OS से कांटेक्ट करता है, OS से अगर कोई सर्विस उसको चाहिए तो वो ले लेता है विदाउट नोइंग द उसके अंदर कैसे वो काम हो रहा है, कैसे वो सर्विस अंदर काम चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देता है, बस वो सर्विस ले लेता है OS से। तो INT21H का सिंपल मीनिंग ये होता है। अब देखिए इसको अगर आप और ये जानना चाहते हो तो इतना भी नहीं है, ये इसका काम तो बहुत सारा होता है INT21H का OS में से, ऑपरेटिंग सिस्टम में से, पर मेनली हम लोग कोड में क्यों यूज़ करते हैं, तो कोड में हम लोग इसको बस डेटा को एंड करने के लिए, मतलब प्रोग्राम को एंड करने के लिए ना INT21H का यूज़ करते हैं, समझे। और हालांकि इसमें बहुत सारा काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ये इंटरेक्ट करता है और बहुत सारा वेरियस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को करता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मूव AH09AH, यानी कि क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग को हमेशा इधर से पढ़ते हैं ऐसे, समझे, राइट टू लेफ्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 09H वैल्यू को AH रजिस्टर में डाल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इसको समझिए आप सिंपल, हम लोग 9 वैल्यू को AH रजिस्टर में डाल रहे हैं। वही लिखे मैंने कमेंट में, ये कमेंट है आप लोग को पता है, ये हम लोग का कोड में काउंट नहीं होता, ये कमेंट है सिंपल, ठीक है। तो AH = 09, तो ये क्या हो गया, डिस्प्ले स्ट्रिंग फंक्शन। तो ये हम लोग का दिखा रहा है कि AH जो है वो स्ट्रिंग फंक्शन बन चुका है, ओके। उसका देखिए मूव DX ऑफसेट मैसेज, तो DX = ऑफसेट टू द मैसेज स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए ऑफसेट मैंने क्या बताया था कि ऑफसेट क्या बोलता है कि भाई वो किसी पर्टिकुलर जगह पे भेजने के लिए बोलता है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करें, ऑफसेट मैसेज, यानी कि क्या बोल रहे हैं, ऑफसेट मैसेज पे जाओ, है ना। ऑफसेट में तो मैसेज पे जाओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग का कोड मैसेज पे जाएगा, और मैसेज पे जाके क्या है, DB के अंदर क्या करो, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दो। हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते यहाँ पे एंड भी कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफाइन द मैसेज स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाया था 09AH के, ये मेरा स्ट्रिंग फंक्शन है AH नाम का। उसके बाद मैंने क्या किया, DX करके उसमें क्या किया, मैंने DX के अंदर क्या किया, ऑफसेट को कॉल कर दिया, ऑफसेट मैसेज को, यानी कि ऑफसेट मैसेज पे जाओ। तो मैसेज पे आ गया, मैसेज का एड्रेस यहाँ पे, तो मैसेज पे है, और यहाँ पे क्या है, DB हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद वापस से ऑफसेट यहाँ पे आ जाएगा, और आगे कोड हम लोग को पड़ेगा। तो INT21H, तो यहाँ पे क्या होगा, कोड इन्वोक इंटरप्ट 21H टू डिस्प्ले द मैसेज। और यहाँ से INT21H मतलब यहाँ पे इन्वोक हो गया, इंटरप्ट लग जाएगा, और हम लोग का मैसेज के अंदर जो भी यहाँ से रिटर्न आया था, तो वो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे ऑफसेट मैसेज में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, समझे। तो सिंपल यही काम था, इंटरप्ट करना, मतलब कि कोड को रोक के आगे जो भी काम है उस पर लग जाना, और कोड एंड करने के लिए भी यूज़ होता है, वो हालांकि बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इंटरप्ट। यहाँ देखिए कैसे काम करता है। इन दिस एग्जाम्पल द वैल्यू 09H इज़ लोडेड इनटू द AH रजिस्टर, है ना। AH के अंदर हम लोग का 09H चला गया, इंडिकेटिंग द डिस्प्ले स्ट्रिंग फंक्शन। तो ये हम लोगों का हम लोग मान के चलें कि एक डिस्प्ले स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने का फंक्शन है। उसका देखिए द DX रजिस्टर इज लोडेड विद द ऑफसेट ऑफ द मैसेज स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड इन द मेमोरी। तो यहाँ पे DX देख रहे, DX के अंदर मैंने ऑफसेट मैसेज को कॉल किया है, तो यानी कि मैसेज का जो भी वैल्यू होगा वो DX में आके स्टोर होगा। और ये ऑफसेट क्या है, तो ये मैसेज पे भेजने का ये है कि भाई ऑफसेट मैसेज पे जाओ, उस तरह से। उसका देखिए द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट 21H इज एग्जीक्यूटेड विच ट्रांसफ़र कंट्रोल टू द DOS इंटरप्ट हैंडलर, है ना। तो DOS ये क्या था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग, वही ऑपरेटिंग सिस्टम पे ट्रांसफ़र कर दिया कंट्रोल। ये हम लोग को पता है INT21H वही करता है, ट्रांसफ़र कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंटरप्ट हैंडलर को। उसके बाद क्या करें, DOS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम देन इंटरप्ट्स द फंक्शन स्पेसिफाइड इन द AH रजिस्टर, यानी कि 09H को इंटरप्ट करेगा और डिस्प्ले कर देगा मैसेज को स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाई DX। और यहाँ पे हम लोग का DS क्या करेगा, यहाँ पे इंटरप्ट कॉल होगा। उसके बाद ये जो DX के अंदर जो भी मेमोरी है, मतलब मैसेज है, उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यही था सिंपल हम लोगों का इंटरप्ट 21H के बारे में। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसमें मैंने 1 का F, G और H नंबर को देख लिया है, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।